9-10 में एक और आ गई थी लंदन में, होटल के कमरे में वो जो एक स्कैम इनके ख़िलाफ़ हुआ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी कहीं कि जहाँ से आईसीसी अभी तक उनसे पूछती है कि अगर आप इस तरह से अभी भी सोचते हैं तो फिर आपको कैसे दूसरा मौका दिया जाए। अच्छा कि भाई उस जस्टिस कमीशन के अंदर तो 30,000 पाउंड वसीम अकरम, इंजमाम मुश्ताक अहमद को भी फाइन किया गया था, तो गिल्टी समझा गए थे, वकार यूनुस भी उसके अंदर शामिल थे, गिल्टी उनको समझा गया तो फाइन किया गया था। तो फिर सलीम अली के लिए एक दूसरा रूल और बाकी क्रिकेटर्स के लिए एक दूसरा रूल, क्या समझते हैं ये क्या था उस वक्त 19 जो उस कमीशन के अंदर क्या हुआ था? देखिए वो बात ये है कि ज़्यादा शोर जो था वो सलीम मलिक के ख़िलाफ़ था। ज़्यादातर जो लोग अपीयर हुए उनमें मेजॉरिटी ने ज़्यादा इल्ज़ामात सलीम मलिक की तरफ लगाए, और जस्टिस क़य्यूम तो खुद कहते हैं कि सज़ाएँ और हो सकती थी सख्त। मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़े पाकिस्तान के असासा हैं, हीरोज़ हैं, तो इनको एक मौका दे देते हैं फ़ाइन करके, ताकि आइंदा ये ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन जैसे क्यों रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया था कि वसीम, वकार, इंजमाम, मुश्ताक इनको बोर्ड के अंदर कोई ओहदा ना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो बोर्ड में आ जाते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ आते हैं। जी, अभी मैंने पहले भी कहा कि ये तो जो चेयरमैन होता है उसकी अपनी पसंद नापसंद होती है। मलिक साहब को भी मौका देने जा रहे थे, एजाज भट्ट साहब, और आगे कभी इनकी लाइकिंग वाला कोई चेयरमैन आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इनको भी जॉब मिल जाएगी। बट ये सारा जो शोर है, ये सारे का सारा शोर किस चीज़ का है कि हमें क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड ने जॉब दी हुई, हमें क्यों नहीं मौका मिला। जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं उनमें से तो कोई नहीं बोल रहा। तो अब सोचने की बात यह है कि जो क्रिकेट और क्रिकेटर की क्रिकेट छोड़ने के बाद जो ज़िंदगी है उसकी क्या अश्योरेंस है। 4-5 साल आप कई प्लेयर्स खेलते हैं, वो फारग हो जाते हैं। इमरान नज़ीर की मिसाल आपके पास है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है कि ये जो 30 साल का, 32 साल का, 35 साल का प्लेयर जब वो रिटायर्ड होता है, वो नौजवान रिटायरमेंट में जाता है, तो उसके आगे कुछ करने के लिए उसके पास ऑप्शंस नहीं होती। जब तक आप उनको सिक्योर नहीं करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो बंदा ये समझता है कि वो एक दफ़ा फिक्सिंग में इन्वॉल्व होगा और उसके बाद वो छोड़ देगा अपनी मर्ज़ी से, ऐसा हो नहीं सकता। कि वो जो माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज तक मुझे बताएं कभी उस माफिया के ऊपर किसी ने हाथ डाला। क्रिकेटर्स बदनाम हो गए, वो तो चंद हाथ हैं, वो चंद लोग हैं। क्रिकेटर्स तो हज़ारों आए, हज़ारों आते रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर आज तक सवाल नहीं हुआ। तो जब वो आपको यूज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर पहली दफ़ा अपनी मर्ज़ी से करते हैं, फिर सारी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी चलती है। वो तगड़े हैं, उन्होंने इतने लोगों को आपने देखा, हनीफ कैंटबरी से ले लें, हंसी क्रोनिया से ले लें, सलीम परवेज़ को ले लें, कितने लोगों को वो मार भी चुके हैं, धमका भी चुके हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो मानी साहब ने अभी कहा, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने तो ये सोचा कि इस शोर को पॉजिटिव वे में लेके जाया जाए, पार्लियामेंट में केस लेकर जाएं और पुश करें, कोशिश करें कि इसको क्रिमिनल एक्ट में लेकर आएँ। ना कि सिर्फ जो क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको, और जो फिक्सर्स हैं उनको भी। जब तक ये आप सख्त सज़ाएं नहीं देंगे, एक इंसान है अगर वो 6 महीने के लिए या साल के लिए वो बैन होता है तो उसको फिर पता उसे फिर वापस आ जाना है। तो आपका कंट्रोल बड़ा कम है, क्योंकि ये अब जो क्रिकेटर्स हैं ये बाइसे शर्म बन सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी टीम में खेलते हुए, PSL में खेलते हुए, पूरी दुनिया की लीग्स में खेलते हुए। तो जब तक आप इसको क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाएंगे, और दूसरा ये है कि अगर आप अब देखें कि ये हमारे केसेस क्यों सबसे ज़्यादा हैं, उसकी वजह ये है कि आज का जो क्रिकेटर है वो इनसिक्योर फील करता है। इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या इंडिया तो बहुत आगे अब चले गया, इतने ज़्यादा चैनल्स हैं उनके ऊपर क्रिकेटर्स काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा टीम्स हैं उनकी, IPL बहुत बड़ी स्टेक आ गई है।
तो उनको ये लगता है कि मैंने अगर क्रिकेट छोड़ भी दी तो मेरे पास एक प्रोफेशन है फ्यूचर में जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। आज हमने जो एक एक्ट किया है, अब उसको सब उसके बारे में सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स थे, लोगों को जॉब्स मिल जाती थी, उनको ये लगता था कि जब क्रिकेट हम ख़त्म भी करेंगे तो अपने किसी न किसी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी अपनी जारी रखेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो मुतासर नहीं होती। और दूसरा, इंग्लैंड में जब आप 6-7 साल काउंटी से क्रिकेट खेल लेते हैं तो आपको वो एक बेनिफिट ईयर देते हैं, वो पूरा साल एक प्लेयर का होता है, उसमें वो अपने फ्यूचर्स के लिए कुछ उसको पैसे मिल जाते हैं, डिनर्स होते हैं, मैचेस होते हैं, तो वो उसको ये लगता है कि अगर मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया हूँ तो मैंने जो 10 साल 12 साल खेलना है उसके बाद भी मेरी जो ज़िंदगी है वो सिक्योर है। क्योंकि जो क्रिकेट है, जो कल्चर हमारे यहाँ है, अगर आप देखें तो उसमें 90% ऐसे लोग हैं कि जो ना तो पढ़े लिखे होते हैं और ना उन्होंने कोई स्किल सीखी होती है और ना उनके पास कोई डिग्री होती है। जब वो क्रिकेट छोड़ते हैं या क्रिकेट छोड़ने का सोचते हैं तो उनके पास कोई जो है वो ऑप्शन नज़र नहीं आती। अच्छा आकिब भाई, अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, आपको भी जस्टिस कयूम कमीशन के अंदर बुलाया गया था, क्या बयान थे वो और क्या आपने उस वक्त वजाहत पेश की कि क्या बयान रिकॉर्ड करवाया? देखिए, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन हुआ। मैं ऐसे अदालत में जा रहा था तो रमीज़ राजा मेरे से पहले तो वापस आ रहे थे, तो मुझे कहते हैं कि आकी देखी मेरे मुंह पे कोई फटकार या कोई लानत तो नहीं पड़ी। तो मैंने हंस के निकले, मैं कहा शायद थोड़ी देर लगती हो। तो मैंने ऐसे ही लाइट एक कमेंट करके अंदर चला गया। जब उन्होंने कुरान के ऊपर मेरा हाथ रखवाया और वो तब वो पढ़ते थे कि अगर मैं कोई हक़ाइक़ छुपाऊंगा, झूठ बोलूँगा कि अल्लाह की लानत और फटकार मेरे ऊपर पड़े, तो फिर मैंने उसको को रिलेट किया कि वो मेरे से क्यों पूछ रहे थे ये सवाल। अच्छा, जब मैंने बोलना शुरू किया तो 2 मिनट से कम अरसे में ही उन्होंने, जस्टिस कयूम ने कहा कि जी हम इसको इधर ही रोकते हैं, जो आकिब का बयान है वो अंदर बंद कमरे में होगा। अब पता नहीं, आई वॉज दी ओनली वन जिसको अंदर वो कमरे में ले गए और जस्टिस कयूम थे, साथ जो वकील थे इन प्लेयर्स के जो इनको डिफेंड कर रहे थे। तो मैंने सारा जो अपना एक एक्सपीरियंस उनको बताया तो सिर्फ मुझे ये कह कि उन्होंने कंक्लूजन निकाली कि ही इज़ जेलस और ये चाहता है कि वो प्लेयर्स टीम से बाहर हो जाएं और आकिब जो है वो खेले। नहीं, आपने क्या बताया, क्या था? अच्छा, वो बताया मैंने वही था जो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, वो गाड़ियाँ थी पजेरो, वो जो पैसे थे, वो फिर जब मैंने जाके माजिद खान वाज द पर्सन के जिससे जाके मैंने बात की और उनकी वजह से ये केस जो है वो अदालत तक गया, तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो फिर उन्होंने डर के वो गाड़ियाँ वापस भी कर दी उनको और पैसे आई डोंट नो, गॉड नोज कि किए या नहीं किए। सारी स्टोरी मैंने उनको जब बताई तो फिर मैंने उनको ये कमेंट किया था कि जज साहब ये कोई टेनिस या स्क्वाश तो नहीं है कि मैं अकेला ही कोर्ट में खेलूँगा, ये एक टीम होती है, वो बड़ा ज़बरदस्त हमारे वो प्लेयर्स हैं। बट एक जो गलत चीज़ नज़र आ रही है, आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपने उसके ऊपर बिलीव करना है या नहीं करना, मर्ज़ी आपकी है। तो बहुत कुछ उसमें छुपाया गया जिसका इकरार जो है जस्टिस कयूम खुद भी टीवी के ऊपर कर चुके हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ये जितने लोग टीवी के ऊपर बोल रहे हैं ये उस तरफ प्रेशर डालें कि इसको क्रिमिनल एक्ट के दायरे में लेकर आए। जितनी जल्दी हो जाएगा आपको फ्यूचर में सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। मेरी सजेशन ये है कि ये जो किसी को ऑफ़र होती है और वो टाइमली बताता नहीं है, आप सीधा करें उसको 3 साल की जेल और 10 साल का बैन। अगर कोई स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो लाइफ बैन है और 10 साल की जेल है। अगर आप ऐसा करेंगे, लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी एक चीज़, ये हमारे मुआशरे में क्रिकेट एक हिस्सा है हमारे मुआशरे का। आप पाकिस्तान के किसी भी बिज़नेस की बात कर लें, किसी भी शोबे की बात कर लें, तो इतनी ही ज़्यादा करप्शन है। क्यों कि हम लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते।
यहाँ से कराची से दुबई जाएँ तो 1.5 घंटा दूर है, वहाँ जाके क्यों हमारी सीधी लाइनें हो जाती हैं, क्यों हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं? इसलिए हो जाती हैं कि वहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप गलती करते हो सज़ा मिलती है। आगे भी आपने रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें आपने बयान की होंगी कि आपने ये भी लिखवाया था कि मुझे वसीम अकरम ने कहा कि मेरे साथ शामिल हो जाओ, नहीं तो टीम से बाहर हो जाओगे। इनडायरेक्टली को पैगाम आपको वसीम अकरम की जानिब से आया हो? देखिए, मेरा तो काफ़ी वो जब से मैंने वो इजाज़ यूसुफ जो जस्टिस थे कोयटा से आए थे, वो जब मैंने बयान दिया था तो आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड में कोई चीज़ छुपती तो है नहीं। वो मैंने जब रिकॉर्ड कराया तो सारा जो है वो पता चल गया, और जब वो पता चला तो तब से लेके जब मैंने 3-4 साल पता नहीं कैसे सरवाइव किए। मैं तभी खेलता था जब वसीम कप्तान ना हो या वो टीम में ना हो, तो बहुत कम जगहों पे मौके मिलते थे, बहुत जगह नहीं मिलते थे। तो 98 में जब मैंने अपनी क्रिकेट छोड़ी तो एक टीम मीटिंग हुई पिंडी के अंदर, तो उधर एक टीम मीटिंग मैच के हवाले से हुई। फिर उन्होंने मुझे अकेले बंदे को कहते हैं आखिर तू ज़रा बाहर जा, हमने एक मीटिंग करनी है। अब वो मैं जाके अपने कमरे में जाके लेट गया, 11 बज गए, कोई मेरा रूममेट ही नहीं आ रहा। अब मैं कहूँ पता नहीं इतनी लंबी मीटिंग क्या हो रही होगी, सोच भी रहा होता है बंदा, पता नहीं मुझे निकाल के क्या मीटिंग हो रही होगी। तो उस मीटिंग में ये था कि इससे कोई बात नहीं करेगा, इसने जाके पता नहीं बोर्ड में जाके क्या क्या बोल रहा है, क्या किया है, इज़ नॉट अमंग अस, तो जो इससे बात करेगा, दोस्ती रखेगा, वो भी फारग है। तो 11 बजे मोहम्मद यूसुफ ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और वो मेरे कमरे में आए थे, और मैं उनसे बात करने की कोशिश की तो कंबल लेके वो सो गया, मुझे नींद आई हुई है। तो तब मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अब ये बनता नहीं है। अब एक टीम है, उसमें आपको वो कह रहे हैं कि इससे कोई बात ही नहीं करेगा, तो फिर मैंने सोचा मैंने अब नहीं खेल, यार दैट्स इट, फिनिश्ड। अभी तक तो जिन जिन लोगों ने कोशिश की है इसके अगेंस्ट लड़ने की या इसको रोकने की, उन्हीं को ही नुकसान हुआ है। और ये होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक आप ये लॉ नहीं लेकर आएंगे। और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब तक लॉ नहीं भी आता, एक सिंपल एक चीज़ लेकर आएँ कि हमने सज़ाएं सख्त करनी है। अगर कोई हक़ाइक़ छुपाता है उसको भी हमने बैन करना है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो पकड़ा जाता है उसको हमने लाइफ बैन, और उसके बाद नो सेकंड चांस। जब तक ये सेकंड चांस या थर्ड चांस का कॉन्सेप्ट नहीं आप ख़त्म करेंगे, आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे 90 की दहाई की टीम को हम रिकॉल करें तो बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेगा इवेंट जीतने में कामयाब नहीं हुई। क्या समझते हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि 1-2 फिक्सर्स होते थे, क्या 1-2 फिक्सर्स होते थे टीम में या ज़्यादा फिक्सर्स होते थे टीम में? क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, ज़्यादा होते थे, क्योंकि आपको मैच को मैनेज करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको 5-6 लोग तो चाहिए, और ये इतने होते भी थे। अगर हम 94 के सिंगर कप की कहानियाँ सुने या उसके बाद भी आप अगर चीज़ें देखें तो पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल बड़ा था, लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड कप या बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं तो स्टेक बढ़ जाती हैं, और जो माफिया है उसके वही दिन होते हैं कमाई करने के और पैसा बनाने के। मैं हैरान हूँ कि इंडिया जैसा मुल्क जो इतना इस्टेब्लिश अभी हो चुका है, IPL के ऊपर भी सवाल आए, लेकिन वहाँ भी आज तक ये क्रिमिनल जो एक्ट है ये आया नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो जो मेन गढ़ है माफिया का, क्रिकेट जो फिक्सिंग का, उसका मेन लिंक जाके मिलता इंडिया में ही है। पाकिस्तान में भी लोग हैं, डेफिनेटली हैं, साउथ अफ्रीका में भी लिंक्स हैं, दुबई में भी बैठे हुए हैं। तो अब क्यों नहीं उन्होंने किया? न्यूजीलैंड को क्या ज़रूरत थी, जिनका मुझे याद नहीं पड़ता कभी एक आधे केस से ज़्यादा कोई चीज़ सामने आई हो या ऑस्ट्रेलिया में आई हो, तो इंडिया ने क्यों नहीं आज तक किया? पाकिस्तान ने अभी सोचा है, इससे पहले क्यों नहीं कभी सोचा? ये जितने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, अब पिछली जब उनकी पास पावर थी तो उन्होंने लीनियंट हाथ रखा। आज वो कहते हैं कि क्योंकि ये एहसान मानी साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं तो ये पिछले 40 साल का गंद ख़त्म कर दें,
तो बात यह है कि जब आप पावर में होते हैं, आप वो वक्त होता है कुछ कर दिखाने का, और आप पिछली बातों को आप रिकॉल नहीं कर सकते। आगे बढ़ें, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, मेरा सिर्फ ये इंटरेस्ट है। 90 की दहाई में की अगर हम बात करें तो मशकूक सरगर्मियों में मलबे जितने क्रिकेटर्स थे उनको हमने बाद में एक बहुत बड़ा हीरो बना के पेश किया। क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी ज्यादती हुई यहाँ पर कि अगर हम इनको कुछ नई सजा दे सकते थे, जस्टिस क्यून कमीशन ने उनको बाकायदा तौर पर उसके अंदर लिखा कि इनको किसी भी बोर्ड की सरगर्मियों में मुलव्वस ना किया जाए, लेकिन हमने उनको बहुत बड़ा हीरो बना दिया। क्या समझते हैं इस बारे में, ज्यादती नहीं हुई कौम के साथ? देखें, आज भी वही शोर उठता है, तब भी उठ रहा था, बट उसका सोचें जो पीछे माफिया है वो उनसे काम लेंगे, लेते आए हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि आप एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी से उस बिज़नेस में शामिल होते हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा मीडिया है, जिस बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड माफिया है जिसकी आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जा सके। अच्छा, आप इस माफिया के खिलाफ बोले, क्या आप समझते हैं कि इस बोलने की वजह से आपका कैरियर जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया? देखिए, मुझे तो कॉल्स भी आई थी, बोटी बोटी कर देंगे, जान से मार देंगे अगर जाके अदालत में कुछ कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। एक तो चीज़ तय है कि जो इसके ख़िलाफ़ बोलेगा वो एक हद तक ग्रो कर सकता है, उसे आगे नहीं जा सकता। मैं क्रिकेट भी छोड़ दी 27-28 साल में, और जब मैं कोचिंग में भी आ गया तो एक हद तक मैं बॉलिंग कोच बन सकता हूँ, असिस्टेंट कोच बन सकता हूँ, हेड कोच नहीं बन सकता। फिर उसी वजह से मैंने 2012 में, जब आप लोगों के लिए काम कर करके आप फिर एक दफ़ा थक जाते हो कि यार नहीं, अब मुझे अगर मैक्सिमम लेवल पे मैं पहुंच ही नहीं सकता, और मुझे मैसेज भी दाएं बाएं से यही मिल रहे हैं कि तुम नहीं बन सकते, तो फिर छोड़ के मैं यूएई इसी वजह से चला गया था। लास्ट क्वेश्चन आके भाई, क्या आप समझते हैं जिस तरह सलीम मलिक साहब कह रहे हैं कि मुझे चले अकेडमी को चलाने का मौका दे दिया जाए, तो क्लब क्रिकेट में मैं शामिल हो, जो मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो सारी ज़िंदगी का क्रिकेट है, क्या समझते हैं कि इतना उनको मौका जो है वो देना चाहिए कि वो दोबारा आके इतनी सी क्रिकेट में अपना किरदार करें? बिल्कुल देना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड में भी उनको जॉब देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? जब आपने सबको दी तो सलीम मलिक अकेले का कौन सा कसूर है? ठीक, थैंक यू।